आज के पाठ में अतिदेश सूत्र हैं। स्थानिवदादेशो नल विधौ। प्रथार्थी देख करके आइए। समास इत्यादि सब देख लिए हैं। क्या है स्थानिवत में समास? स्थानिना तुल्यम वर्तते इति स्थानिवत। और अनल विधौ में अनल विधि। कहते हैं स्थान्यादेशयो पृथक्त्वात् स्थान्याश्रयं कार्यम आदेशे न प्राप्नोति इत्ययम् अतिदेशः आरभ्यते। कहते हैं स्थान्यादेशयो पृथक्त्वात्, स्थानीय और आदेश ये दोनों पृथक पृथक है ना। अस स्थानीय है तो भू आदेश है, दोनों पृथक हैं, दोनों के धर्म पृथक हो गए। अस हलंत है तो भू अजंत है, तो दोनों के पृथक होने के कारण से है ना स्थान्याश्रयम कार्यम, जो स्थानीय के आश्रित कार्य हैं, न प्राप्नोति आदेश में वो प्राप्त नहीं होते हैं। इत्ययम अतिदेशः आरभ्यते, इसलिए यह अतिदेश आरंभ किया जाता है। अतिदेश का मतलब क्या होता है? समानता का अधिकार दिलाना, यानी आदेश को स्थानीय का अधिकार दिलाना। कहते स्थानिना तुल्यम वर्तते इति स्थानिवत। स्थानिवत का तात्पर्य क्या हो गया कि स्थानिना तुल्यम वर्तते, स्थानीय के समान व्यवहृत होता है। तेन तुल्यम क्रियाचेदवती से यहाँ पर वति प्रत्यय हो जाएगा। स्थानिवत आदेशो भवति, है ना। आदेश स्थानीय के तुल्य होता है। स्थानिवत का अर्थ क्या किया था? स्थानिना तुल्यम वर्तते, यानी आदेश भी स्थानीय के समान होता है। तो आगे का क्या सभी आदेश स्थानीय के समान हो जाएंगे? तो कहते नहीं, स्थान्याश्रयेषु कार्येषु अनलाश्रयेषु। कहते हैं अनलाश्रयेषु यानी अलाश्रित कार्यों में नहीं होता है ना। अनलाश्रयेषु यानी अलाश्रित कार्यों को छोड़ करके। तो अनलाश्रयेषु स्थान्याश्रयेषु कार्येषु, पहले क्या लगाएंगे? अनलाश्रयेषु स्थान्याश्रयेषु कार्येषु। जब उसका आपको अन्वय बता रहे हैं, बाद में आपको दिमाग से उतर जाएगा, तो अब वहाँ पर लिखिए अनलाश्रयेषु में ऊपर 1 लिखिए, स्थान्याश्रयेषु में 2 कर लिखिए, फिर कार्येषु में 3 लिखिए। तो आपको जब आप पाठ विचारेंगी तो आपको ये स्मरण रहेगा कि इसका संबंध आपको ऐसे लगाना है कि अनलाश्रयेषु स्थान्याश्रयेषु कार्येषु, यानी अलाश्रित कार्यों को छोड़, यानी अनलाश्रित स्थानीय के आश्रित जो कार्य हैं, जो आप अनल विधौ का अर्थ पढ़ती हैं, उसी के लिए इन्होंने इस प्रकार से कहा कि अनलाश्रयेषु, जो अलाश्रित कार्य नहीं होने चाहिए। ठीक है। अलाश्रयेषु स्थान्याश्रयेषु, तो जो अल्त्व देखेंगे वो कहाँ पर देखेंगे? स्थानीय में देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यदि किसी अल स्थानीय को कार्य हो रहा हो तो उसमें आदेश स्थानीयवत नहीं होगा। स्थान्यलाश्रयाणि कार्याणि वर्जयित्वा, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष कर दिया है ना, कि वही अलह स्थाने, कि यदि अल के स्थान में यदि विधि हो रही हो तो कार्य नहीं होंगे। अल के परे रहते यदि विधि हो रही हो तो वहाँ पर आदेश स्थानीयवत नहीं होगा। कहते न अल विधि अनल विधि ही इत्यर्थः, है ना। ये इसी का अर्थ है, न अल विधि ही अनल विधि ही, है ना। इसी का ये अर्थ किया गया अनलाश्रयेषु कार्येषु अथवा स्थान्यलाश्रयाणि कार्याणि वर्जयित्वा। कहते हैं किम उदाहरणम, सूत्र के क्या क्या उदाहरण है भाई? तो बताया धात्वंग कृत तद्धिताव्यय सोप्तिंग पदादेशाः। धातु अंग कृत तद्धित अव्यय सोप्तिंग पद, ठीक है ना। धात्वादेश, अंगादेश, कृदादेश, तद्धितादेश, अव्ययादेश, सुबादेश, तिंगादेश, पदादेश। ठीक है। सबको उदाहरण देते हैं क्रमशः। धात्वादेश धातुवद् भवति, अस्तिर्भू ब्रुवो वचिः आर्ध धातु के विषये प्राग एव आदेशेषु कृतेषु धातु इति तव्यादयो भवन्ति, है ना। भविता भवितुम भवितव्यम, इन सब में क्या होता है कि अस धातु है। ठीक है। यहाँ पर आर्ध धातु कभी आता नहीं है। प्राग एव आदेशेषु कृतेषु, ठीक है ना। आर्ध धातु के विषये प्रागेव आदेशेषु कृतेषु, आदेश तो पहले हो जाते हैं।
अब उसके बाद जब तव्यत इत्यादि प्रत्यय करना है तब तो वो क्या है, धातु संज्ञा तो उनकी नहीं हुई है, धातु संज्ञा तो अस की थी, धातु संज्ञा ब्रू की थी। यहाँ तो क्या है, भू है, वच है, इसकी धातु संज्ञा नहीं है। अतः फिर यहाँ पर क्या होगा, धातु का आदेश धातु के समान माना गया और फिर यहाँ पर भी तव्यत इत्यादि प्रत्यय हो जाते हैं। तो भविता भवितुम भवितव्यम, वक्ता वक्तुम वक्तव्यम। अंगादेशः अंगवत् भवति केन काभ्यां कैः, किमः कादेशे कः इति कृते अंगाश्रया इन दीर्घत्वैस् भावाः भवन्ति। किमः कादेशे कृते, किम आगे टा, किम आगे ङे, है ना, और इसी प्रकार से किम आगे भ्याम में, हाँ भ्याम इत्यादि जो भी ले सकते हैं आप। तो इन सब में क्या हो गया, किम के स्थान में किमः का से का आदेश हो गया, विभक्ति के परे रहते। अब सूत्र लगता है अदंत अंग को दीर्घ करना है, अदंत अंग सूत्र टांग सिंगस के स्थान पे आदेश करने हैं, अदंत अंग सूत्र भिस के स्थान पे ऐस करना है। पर अंग संज्ञा तो किसकी थी, किम की थी। क्यों किम की अंग संज्ञा थी, क्योंकि प्रत्येक की उत्पत्ति किम से हुई थी, इसलिए का तो अंग नहीं माना जा सकता। अब जब और आप सोचें कि हम पहले टा को आदेश कर लें तब वो अदंत नहीं रहेगा किम, तो इसलिए आपको पहले तो आदेश करने ही पड़ेंगे। जब आदेश हो गया तो उसकी अंग संज्ञा नहीं है तो यह आदेश नहीं हो सकते हैं। तो इसने क्या कहा कि कोई नहीं, अंग के स्थान पे जो आदेश होता है वो भी स्थानीवत होने से अंग ही माना जाएगा। तो हम क को भी अंग मानेंगे और सारे कार्य कर लेते हैं। कृदादेश कृद्वद् भवति प्रकृत्य प्रहृत्य ल्यबादेशे कृते ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति तुक् भवति। प्रकृत्वा समास कर लेते हैं किससे, कुगति प्रायः उपपदमति, है ना, उसे समास हो गया। समास होने के बाद समास ने पूर्वक तुल्य से आपने ल्यप कर लिया। अब प्रक्रिय है ना, ल्यप का बच गया यह, हमें यहाँ लगाना ह्रस्व से पिति कृति तुक। ये पित तो है किंतु कृत नहीं है। और यदि हम सोचते त्वा के परे रहते तुक कर लेते तो त्वा कृत था किंतु पित नहीं था। तो अब ये जो पित है यहाँ पर कार्य हमें करना है, किंतु ये कृत नहीं है। कृत तो त्वा था, त्वा कृत्या के कृदतिंग के अधिकार में था। यहाँ ल्यप तो सप्तम अध्याय में है तो ये कृत संज्ञक नहीं है। तो कृत के स्थान पे आदेश भी कृत के समान माना गया और क्या हुआ, तो कागम हो गया। तद्धितादेश तद्धितवद् भवति दाधिकम अद्यतनम कृत तद्धित समासाश्रिति प्रातिपदिक संज्ञा भवति। दधनी संस्कृतम इति दाधिकम, दधनष्टक से आपने ठक किया, ठक के स्थान पे एकादेश हो गया। अब दाधिक बना लिया, प्रातिपदिक संज्ञा करनी है तो तद्धित तो क्या था, ठ, इक तो नहीं था, तो कार्य कैसे हो, तद्धित के स्थान पे आदेश तद्धित के समान माना गया, दाधिकम बन गया। अव्ययादेश अव्ययवद् भवति प्रस्तुत्य प्रहृत्य उपस्तुत्य अव्यया दावसुपैति शुभलुक भवति। यहाँ पर भी त्वा तो सुनकर सुना से अव्यय संज्ञा होती है तो वो त्वा प्रत्ययांत की अव्यय संज्ञा करता है। यहाँ तो ल्यप आदेश हो चुका है किंतु अव्यय के स्थान पे जो आदेश वो भी अव्यय के समान माना गया और अव्यया दावसुप से शुभ का लुक हो गया। शुभादेश शुभवद् भवति वृक्षाय प्लक्षाय सुपिचैति दीर्घत्वम भवति। ञ के स्थान पे आपने यह किया, अब वो ययादि सुप चाहिए किंतु ययादि तो है पर सुप नहीं है। सुप संज्ञा तो किसकी थी, सुप के अंतर्गत तो ञ आता है, या नहीं आता है, किंतु सुप के स्थान पे जो आदेश वो भी सुपवत माना गया और दीर्घ हो गया। तिंगादेश तिंगवत् भवति अकुरुताम अकुरुतम सुप्तिगंतम पदम इति पद संज्ञा भवति। तस के स्थान पे ताम आदेश हो गया तो तस तो तिंग में है तो तिंगंत होने से पद संज्ञा हो सकती थी किंतु ताम तो नहीं है। अब ताम को भी हमने क्या माना, फिर पद के स्थान पे हुआ आदेश पद के समान माना गया, तिंग के स्थान पे हुआ आदेश तिंग के समान माना गया और पद संज्ञा हो गई। पदादेश पदवद् भवति ग्रामो वहस्वम जनपदो नहस्वम। यहाँ पर क्या था, युष्मद आगे ngस है ना, उस पूरे के स्थान पे षष्ठ्यंत के स्थान पे आपने बहुवचन से वस नसों से क्या किया, वस और नस आदेश किए। तो पद संज्ञा तो सुबंत की होती है, सुबंत आपका था युष्मद आगे ngस, किंतु यहाँ तो वह आदेश हो चुका है तो पद के स्थान पे आदेश भी पद के समान माना गया, जिससे सकार को ससजुषोरु से रुत्व हुआ और उसके पश्चात विसर्जनीय हो गया। तो ये सब सिद्धियाँ तो आपने प्रथम वृत्ति में भी आपको पढ़ाई गई हैं, एक बार पुनः इनका यहाँ पर आवर्तन हो गया है।
तो ये सारे प्रयोजन थे आदेश स्थानीयवत होने के। कहते हैं अच्छा वत्करणम किम, वत्करण क्यों किया? स्थानीय आदेश, ऐसा भी कर सकते थे। कहते नहीं, स्थानीय आदेश से संज्ञा माविज्यायी। कहते हैं आदेश से स्थानीय संज्ञा माविज्यायी। यदि ऐसा करते तो क्या संज्ञा प्रकरण चल रहा है पूरे पाद में, तो फिर क्या अर्थ होने लग जाता? आदेश की स्थानीय संज्ञा हो जाती है ना। तो जो भी आदेश है, मान लीजिए यदि आपने वध आदेश किया है तो वध की हन संज्ञा हो जाती, और वध की यदि हन संज्ञा हो जाती तो फिर वध के जो कार्य हैं, है ना, हन के जो कार्य हैं वो फिर बिल्कुल भी नहीं हो पाते। तो स्थानीय आदेश से संज्ञा माविज्यायी इति स्वाश्रयमपि यथा स्यात्। वत्करण इसीलिए कहा कि वो स्थानीय के समान होता है, पूरा स्थानीय नहीं बन जाता है। यदि वो पूरा स्थानीय बन जाए तो फिर आदेश का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, फिर तो वो पूरा हन ही माना जाएगा। तो जो कार्य हन के हैं वही हो पाएंगे, वध के कोई भी कार्य नहीं हो पाएंगे। उससे हानि क्या होगी? कहते हैं आंगो यमहनः आहत आवधिष्ट इति आत्मनेपदम उभयत्रापि भवति। इससे ये होता है कि यदि वध की हन संज्ञा ही हो जाती, ठीक है ना, तब तो केवल आवधिष्ट में ही फिर हमेशा ये रहता कि आदेश ही स्थानीय माना जाता, यानी वध ही हन माना जाता, हन का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। ठीक है, तो स्थानीय के समान माना जाएगा। और यदि हम इधर से देखें तो फिर वध का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तो अब आंगो यमहनः, यहाँ पर क्या होगा कि वध जो वो हन के समान भी माना जाएगा और स्वतंत्र अस्तित्व भी रहेगा। तो वध को भी आत्मनेपद होगा और हन को भी आत्मनेपद होगा। ठीक है ना। और यदि ऐसा होता तो फिर मतलब हमेशा मतलब हन को कहा हुआ कार्य बस वध में ही होता, क्योंकि हन आदेश की स्थानीय संज्ञा होगी। तो जो भी हन को कार्य कहा गया वो किसको होगा? वध में होगा, हन को नहीं हो सकता था। इस तरह की नहीं, उसका अपना भी अस्तित्व रहेगा, तो आदेशत्व भी रहेगा, उसमें स्थानित्व भी रहेगा। कहते हैं अच्छा आदेश ग्रहणम क्यों? आदेश स्थानीयवत होते हैं, ऐसा क्यों कहा? तात्पर्य इनका ये है कि जो स्थानीय शब्द है और आदेश शब्द है ये संबंधी शब्द हैं। संबंधी शब्द मतलब एक के कहने पे दूसरे का आक्षेप अपने आप हो जाता है। जैसे पिता के कहने पर पुत्र का, पुत्र का कहने पर पिता का। ठीक है ना। इसके लिए मतलब एक बात कहते हैं कि जैसे कोई कह दे कि माता पिता की सेवा करो, तो कोई कहता थोड़ा कि अपने माता पिता की, अपने आप ही समझ में आता है भाई अपने माता पिता की, कोई सबके माता पिता की तो सेवा नहीं करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी हम के लिए स्थानीय वत इतना कह देते कि स्थानीय के समान होता है। क्या स्थानीय के समान होगा? आदेश, क्योंकि स्थान में क्या होता है? आदेश ही होता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप ही मतलब वो गृहीत हो सकते हैं। तो जो आदेश और स्थानीय शब्द हैं वो क्या है? ठीक है ना, संबंधी शब्द हैं। तो यदि हम इतना कह देते कि स्थानीय के समान होता है, तो क्या स्थानीय के समान होता है? आदेश। तो फिर अलग से आदेश ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? तो कहते हैं आनुमानिकस्यापि आदेशस्य स्थानीयवत भावो यथा स्यात्। दो प्रकार के आदेश होते हैं, है ना। एक पूर्ण आदेश, एक अवयव रूप आदेश, है ना। एक जो आपको स्पष्ट आदेश दिख रहा है जैसे हन के स्थान पे वध, किंतु कहीं कहीं पर अवयव रूप आदेश होता है। ती के ई को ऊ किया आपने, तो न तो पूरा आदेश है न पूरा स्थानीय। ठीक है, तो ये इसको क्या कहेंगे? अवयव रूप आदेश या फिर आनुमानिक आदेश। बात समझ में आ गई? तो आदेश कहने पे ये लाभ हो जाएगा कि पूरे के स्थान पे नहीं भी हुआ है, यदि आदेशत्व रूप भी है उसमें, तो भी वो स्थानीय के समान माना जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे हन के स्थान पे वध होता है, पूरा होता है, तो स्पष्ट दिख रहा है कि हन के स्थान पे वध हुआ, किंतु पचती बनाने बाद हम एरू लगा करके पचतु बना देते हैं, तो पूरे ती के स्थान पे तो नहीं होता है, किंतु इसको भी हम क्या मानेंगे? आदेश मानेंगे। तो जो अवयव रूप आदेश है, आनुमानिक आदेश है, उसको भी स्थानीयवत भाव होवे, है ना। इससे क्या लाभ होता है? पचतुहु एरुहु, है ना, ये क्या माना जाता है? इसकी भी फिर पद संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना। पद संज्ञा का ही कार्य और कोई विशेष कार्य नहीं है इसमें। इतना हो गया। कहते हैं अनल विधो इति किम? अनल विधो भी आपने कहा है ना, कि अनलाश्रयेषु स्थान्याश्रयेषु कार्येषु है, या फिर स्थान्यलाश्रयाणि कार्याणि वर्जयित्वा। तो ये जो अनल विधो कहा,
कहाँ के लिए कहा, कहाँ पर निषेध किया आपने? कहते द्युपथित यदादेशाः न स्थानिवत भवन्ति। द्यु है ना, दिव के स्थान पे दिवाउत, पंथाः पथिन के स्थान पे, और त्यदादेशाः जो त्यद तद इत्यादि के स्थान पे अकार आदेश होता है। तो ये सब क्या है? ये सब अलविधि है। अलविधि है ना, दिव के वकार को औ आदेश हो रहा है। किसको हो रहा है? दिव के वकार को औ आदेश, और पूरे दिव के स्थान पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अल को कार्य हुआ और अलाश्रित कार्य में स्थानीवत भाव की प्राप्ति होने लग गई। तो अब यहाँ पर क्या होता है? यदि हम उसको स्थानीवत मानते तो हल्ग्याभ्यु दीर्घ श्रुति से प्रीतम हल से लुक होने लगता। तो स्थानीय निमित्तक जो अल्त्व देखना है वो किस में देखना है? स्थानीय में। तो स्थानीय में वो कहाँ पर कार्य हुआ है? अल के स्थान पे हुआ है, या अल के परे रहते। अल का मतलब क्या हो गया? एक वर्ण। ठीक है। हल्ग्यापिति सुलोपो न भवति, ये सब अलाश्रित कार्य थे, इसलिए इनमें सु का लोप नहीं होता। सर्वत्र ही वही स्थिति आपकी, तो इनमें कार्य नहीं होगा। तो जो आदेश भी है जहाँ पर हमें कार्य करना है, जिसको परे रहते करना है, जिससे उत्तर करना है, वहाँ पर भी अल्त्व है, और जिसके स्थान पे आदेश हुआ वहाँ पर भी क्या है? अल्त्व है। तो इसलिए ऐसे स्थानों पे कार्य नहीं होगा। हो गया? सूत्र समझ में आ गया? कोई बहुत प्रथम रीति का ही था, थोड़ा सा बस इधर है। अच्छा, परस्मिन पूर्व विधौ, पूर्वेण अनल विधौ स्थानीवत भावः उक्तः। पूर्व सूत्र में क्या कहा था? कि अल विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होंगे, यानी अल से उत्तर, अल के स्थान पे, अल के परे रहते जो भी विधि होगी उसमें आदेश स्थानीवत नहीं होंगे। तो अल विध्यर्थम इदम आरभ्यते, किंतु कहीं कहीं पर हमें आवश्यकता है। तो स्थानीवत आदेश है, एक अवयव हुआ, पार्ट हुआ, उससे बहुत अतिव्याप्ति होने लगी तो अनल विधो बनाया। अब सभी अल विधि में प्रतिषेध होने लगा तो उसके लिए बना दिया अचः परस्मिन पूर्व विधौ आदेश स्थानीवत इति वर्तते। इसमें स्थानीवत आदेश है ना, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। अचः इति स्थानीय निर्देश, यहाँ पर जो अचः परस्मिन पूर्व विधौ में जो अचः है वो स्थानीय का निर्देश है, न कि अच के स्थान में जो आदेश। परस्मिन इति निमित्त सप्तमी, परस्मिन में क्या है? निमित्त सप्तमी है। पूर्व विधौ इति विषय सप्तमी, पूर्व विधि करने के प्रति, अभी किया नहीं है पर पूर्व विधि यदि करना है तो आदेश स्थानीवत होता है। तो पूर्व विधौ में विषय सप्तमी है। सब कुछ क्लियर कर दिया इन्होंने। अब उसके बाद अर्थ करते हैं। अजादेशः परनिमित्तकः पूर्व विधौ कर्तव्ये स्थानीवत भवति। कहते हैं जो परनिमित्तक अजादेश है, पर को मान करके कोई अजादेश हुआ, उससे पूर्व को विधि करनी है। तो अच के स्थान पे जो आदेश होगा वो अलविधि तो होगी। तो अलविधि में आदेश स्थानीवत हो का निषेध हो रहा था। इस तरह कि देखो, यदि परनिमित्तक अजादेश है और उससे पूर्व को विधि करनी है तो स्थानीवत हो जाएगा। ठीक है। उदाहरण जैसे पटयति अवधित बहुखट्वकः, इसी में सिद्धि करेंगे। पटुम आचष्टे, कैसे होगी सिद्धि? पटुम आचष्टे इति निचिति लोपे कृते, है ना। पटुम आचष्टे इति ऐसा विग्रह करके तत्करोति तदाचष्टे से आप निच लाती हैं। उस निच के परे रहते नाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य से टी भाग का लोप कर लेते हैं। ठीक है। अब उसके पश्चात फिर क्या होता है? पट आगे ई, यहाँ पर हमें वृद्धि करनी है ना। अब सीधे सीधे सूत्र लगेगा आदेश स्थानीवत होता है। तो आदेश यदि स्थानीवत होगा तो जो टिलोप किया था वो स्थानीवत हो गया, तो उपधा में अकार न होने से वृद्धि नहीं होती। किंतु अनल विधौ ने कहा कि ये तो अल के स्थान पे विधि हुई है, अपने ऊ क्या है? अल है, तो अलाश्रित कार्य है, तो इसलिए यहाँ पर अजादेश स्थानीवत नहीं होगा। तो फिर अचः परस्मिन ने कहा कि परनिमित्तक अजादेश, अपने निच को मान करके टी भाग का लोप किया, उससे पूर्व उपधा आकार को वृद्धि करने के प्रति वो स्थानीवत हो गया। जब अजादेश स्थानीवत हो गया तो उपधा में आकार न होने से वृद्धि नहीं होगी। अवधित अतो लोपस्य स्थानीवत भावात अतो हलादिर लघु हो इति हलंत लक्षणा वृद्धिर न भवति। अतो लोपस्य स्थानीवत भावात, यहाँ पर जो वध आदेश होता है, हनो वध लुंगी लुंगी च से, वो वध अकारांत आदेश होता है। जब अकारांत आदेश होता है तो वो अनुनासिक नहीं है, इसलिए उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। अब अट वध आगे सिच,
सिच आर धातु के परे रहते वध के आकार का अतो लोप से लोप होता है। सिद्धि आप लोगों को मालूम है। अब उसके पश्चात यहाँ पर अवध इट सिच ईट तिप, ठीक है। तो यहाँ अतो हलादिर लघु सूत्र लगता है, ठीक है ना। उससे पहले नेट इत्यादि से निषेध होने के पश्चात अतो हलादिर लघु सूत्र क्या करता है कि जो हलादि एवं हलंत उसकी प्रक्रिया आप लोगों को हमने बताई थी, यानी कि वहाँ पर वद व्रज वस्तुतः अतो हलादिर लघु सूत्र किसके लिए बनाया गया है, वद व्रज हलंतस्याच से जो निषेध होता है, ठीक है। तो उससे वद व्रज हलंतस्याच नेटी, तो वद व्रज हलंतस्याच का निषेध करता है नेटी। तो फिर जो नेटी से जो निषेध हो जाता है कि इडादी सिच के परे रहते हलंत अंग के अच को वृद्धि नहीं होती है, उसका भी बाधक होता है अतो हलादेर लघु, ठीक है। उसका बाधक कौन होता है, अतो हलादेर लघु। तो अतो हलादेर लघु क्योंकि हलंत लक्षणा वृद्धि का अपवाद है। हलंत लक्षणा वृद्धि कौन सी है, वद व्रज हलंतस्याच, उसका बाधक है नेटी। नेटी को भी बाधता अतो हलादेर लघु हो, इसलिए उसमें हलंत शब्द भी बैठेगा कि हलादि हलंत अंग के लघु आकार को वृद्धि होती है। अब यहाँ पर स्थिति क्या है कि यदि आकार लोप स्थानीवत हो जावे स्थानीवत आदेश से, तब तो यह हलंत नहीं बनेगा, हलंत नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी। किंतु अनल विधों ने निषेध कर दिया कि ये तो अल विधि है, अल विधि होने के कारण से अजादेश स्थानीवत नहीं होता। पुनः अचा परस्मिन ने कहा कि परनिमित्तक अजादेश, तो यहाँ पर से चार धातु को मान करके आकार का लोप हुआ है, उससे पूर्व आकार को वृद्धि करने के प्रति स्थानीवत हो गया। स्थानीवत होने से वृद्धि नहीं होती है। बहुखट्वक इति आपुण्यतरस्याम इति ह्रस्वस्य स्थानीवत भावात् ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम इति स्वरो न भवति। बहुव्यः खट्वा सन्ति यस्मिन् देशे स बहुखट्वको देशः। तो बहुखट्वा आगे शेषाद विभाषा से आप कप प्रत्यय करती हैं, उसका फिर क्या कर लेते हैं, आपुण्यतरस्याम से ह्रस्व कर देते हैं। बहुखट्व आगे क, यहाँ पर हमें सूत्र लगाना है ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम, ठीक है ना। वहाँ पर वही बहोर ने वधुत्तर पद भूमि कपि पूर्वम इत्यादि सूत्र लग करके अंत में ह्रस्वांत एंत्यात पूर्वम। तो ये कहता है कि ह्रस्वांत उत्तर पद रहते, ह्रस्वांत उत्तर पद रहते पूर्व पद को क्या होता है, पूर्व पद को अंतोदात्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्थिति क्या होगी कि यदि अजादेश स्थानीवत हो जावे स्थानीवत आदेश हो नल विधौ से, तब तो ये क्या होगा, आकारांत दिखेगा, तब तो कोई दोष नहीं है। किंतु अनल विधों ने क्या कह दिया कि ये अलविधि है, इसलिए स्थानीवत नहीं होगा। किंतु अचः परस्मिन पुरोविधों ने कहा कि परनिमित्तक अजादेश, कब के परे रहते खट्वा के आकार को ह्रस्व हुआ है, उससे पूर्व स्वर करना है, तो उसमें फिर ये स्थानीवत हो जाएगा। जब स्थानीवत हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये बहुखट्वा ऐसा माना जाएगा। तो ये ह्रस्वांत उत्तर पद नहीं होगा, ह्रस्वांत उत्तर पद नहीं होगा तो पूर्व को अंतोदात्त भी नहीं होगा। फिर बहुखट्व है ना क, तो क्या स्वर रहेगा, फिर क्या स्वर होगा, बहुख व उदात्त का स्वरित, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। तो ये तो आपकी प्रथम रीति में आपने सिद्धि पढ़ी थी, ठीक है। एक बार और निकाल करके देख लीजिएगा कि कैसे कैसे प्राप्ति होती है। कहते हैं अचैति किम, अचह ग्रहण क्यों किया। यदि अचह ग्रहण नहीं करते तो क्या अर्थ होगा सूत्र का, परनिमित्तक आदेश। अब वो चाहे अजादेश हो चाहे वो हलादेश हो, परनिमित्तक आदेश पूर्व को विधि करने के प्रति स्थानीवत होता है। तो प्रश्न आक्राष्टाम आगत्य, ये प्रत्युदाहरण है। प्रश्न इति प्रच्छे नंग प्रत्यय, प्रश्न कैसे बनता है, प्रच्छ धातु से नंग प्रत्यय होता है। छ्वो शुडनुनासिक के च से छकार को शकार हो जाता है, तुक सहित छकार को होता है, तो क्या बन जाएगा, प्रश आगे न। तो जो छकार को शकार आदेश हुआ है, छो शुडनुनासिक के च क्या कहता है, अनुनासिकादि किंगित प्रत्यय के परे रहते छकार को है ना श और व को ऊठ आदेश होता है। तो यहाँ पर ये परनिमित्तक आदेश है, अजादेश अर्थ नहीं सूत्र का। सूत्र का अर्थ क्या है, परनिमित्तक कोई भी आदेश
पूर्व को विधि करने के प्रति। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि प्र, ठीक है, आपने क्या किया है, श कर लिया है, क्या बन गया है, प्रश। यदि हम यहाँ पर ये आदेश स्थानीवत कर दें तो क्या दिखाई देगा, छ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, छ दिखाई देगा। यदि वो छ दिखाई देगा तो छे च से तुकागम होने लगेगा, छकार के पढ़ते ह्रस्व को तुकागम होने लगेगा। किंतु इसने क्या कह दिया, अजादेश ही स्थानीवत होगा। तो ये अजादेश तो नहीं है, ये कौन सा आदेश है, ये हल के स्थान पे आदेश हुआ है। किसके स्थान पे हुआ था, ये छकार के स्थान पे हुआ था। तो छ हल था, हल के स्थान पे होने के कारण से यहाँ पर स्थानीवत नहीं होगा। जब स्थानीवत नहीं हुआ तो छकार नहीं मिला, छकार नहीं मिला तो प्रश्न बन गया। आक्राष्टामिति है ना, आंग उपसर्ग है, आगे अटागम है, धातु क्या है, कृष धातु है, ठीक है। कृषे शकारस्य स्थिति रखिए, कृष स्थिति लिखो पूरी, सिच इत्यादि सब ले आओ। आंग पूर्वक लुंग लकार का रूप है ये। फिर यहाँ पर क्या होता है, चली, और चली के स्थान पे वैसे यहाँ पर शलय उपधा दनिता क्षा से क्षा की प्राप्ति होती है, किंतु एक वार्तिक है, स्पृश मृष कृष त्रिपद रिपाम चले सिच वा वक्तव्य। स्पृश मृष कृष त्रिपद रिपाम चले सिच वा वक्तव्य, कि इन अंगों को, इन धातुओं से उत्तर चले के स्थान पे सिच आदेश होता है विकल्प से। तो एक बार क्षा भी रहेगा, किंतु यहाँ पर क्या रहेगा, सिच का रूप बना रहे हैं हम लोग। तस के स्थान पे ताम आदेश हो गया। क्या स्थिति हो गई, अ कृष सिच आगे ताम, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध कर लीजिए। उसके पश्चात एक सूत्र है, अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम, ऋतुपधस्य अनुदात्तस्य धातोः अम आगमो भवति विकल्पेन। ये ऋतुपद है कृष, ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, अम आगम होगा। अम आगम कहाँ पर होगा, री के बाद। तो स्थिति क्या रहेगी, स्थिति लिखिए कापी में, क्री अम श, यनादेश कर दीजिए, क्या बन जाएगा, क्रश। क्री को क्या यणादेश होगा, री को र होगा, तो क्रश बन गया। अम्मा की संज्ञा कर दीजिए, क्रश बन गया। अक्रशताम, अक्रशताम। अब वदव्रज हलंत स्याच लगाइए, हलंत अंग है ना ये, तो इसके अच को वृद्धि हो गई। क्या वृद्धि हो गई, अक्राश, अक्राश सिचताम, अक्राश सिचताम। फिर हम यहाँ पर लगाते हैं झलोझली, झल से उत्तर झल के परे रहते सकार का लोप कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यदि जो आपने सिच के सकार का लोप किया है, आपने अचग्रहण तो किया नहीं, कोई भी आदेश स्थानीवत होगा। तो जो सिच के सकार का लोप किया वो यदि स्थानीवत हो जावे तो षढ़ो कहसी सूत्र लगेगा। सकार आदि प्रत्यय के परे रहते शकार और ढकार को कवर्गादेश होता है। तो यहाँ पर सिच आपको दिखाई देगा, सिच दिखाई देगा तो सकार आदि प्रत्यय मिल गया, तो कृष के शकार को क्या होने लग जाएगा, ककार आदेश होने लगेगा। तो सूत्र ने क्या कहा, नहीं परनिमित्तक होना चाहिए, नहीं अजादेश होना चाहिए। तो परनिमित्तक तो है ही, सिच का लोप आपने किसको मान के किया, झल के परे रहते, उससे पूर्व शकार को ककार आदेश करना है, किंतु ये अजादेश नहीं है। अजादेश न होने से स्थानीवत होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। जब अजादेश स्थानीवत नहीं हुआ तो आपको सकार आदि प्रत्यय नहीं मिला, सकार नहीं मिला तो ककार आदेश नहीं हुआ। तो अक्राशताम इष्टनाष्टु लग करके अक्राशताम बन गया, नहीं बना, बन गया। चलिए
तो वही कहा, इसको पढ़ लो। झलो झलिति सिचो लोप परनिमित्तकः कृषेः शकारस्य षडो कहसिति ककारे कर्तव्ये न स्थानिवत् भवति। आगत्य इति आगम त्वा, त्वा को आपने ल्यप कर दिया और मकार का क्या कर दिया, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम से लोप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जावे कि जो मकार का लोप किया है ना, वो यदि स्थानिवत हो जावे। मकार का लोप अजादेश तो है नहीं, किंतु परनिमित्तक है। ल्यप त्वा को मान करके आपने मकार का लोप किया, उससे पूर्व हमको ह्रस्व से प्रतिकृति तुक लगाना है ना, कि ह्रस्व को तुकागम होगा। यदि मकार लोप स्थानिवत हो जावे तो तुकागम होगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको ह्रस्व नहीं मिलेगा। किंतु ये अजादेश नहीं है, इसलिए ये स्थानिवत नहीं होता है। स्थानिवत नहीं होता तो मकार नहीं दिखाई देगा, मकार नहीं दिखाई देगा तो ह्रस्व से उत्तर ह्रस्व मिल जाएगा, उसको तुक आगम हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है ना। तो ये आपको तरीका मालूम हो चुका प्रत्युदाहरण घटाने का, क्या कि उस पद को हटा करके पूरा सूत्र का अर्थ घट जाता है जहाँ पर, वहाँ पर फिर वो दोष आने लगता है। कहते अच्छा परस्मिन इति किम, आपने परस्मिन ग्रहण क्यों किया कि परनिमित्तक अजादेश ही स्थानिवत होगा। तो अब यदि परनिमित्तक नहीं कहते तो क्या अर्थ होता, अजादेश स्थानिवत होता है पूर्व विधि करने में। अब वो परनिमित्तक हो या ना हो, इससे कुछ लेना देना नहीं था। कहते हैं युवजानी वधूटी जानी वैयाघ्र पद्य, युवजानी वधूटी जानी ही वैयाघ्र पद्य। और आदित्य युवजानी रीति जाया यानी क्या होता है यहाँ पर, युवती जाया यस्य, है ना, युव जाया बना लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर क्या होता है, जाया या निंग से अंत्य अल के स्थान पे निंग आदेश होता है। निंगित है इसलिए गिच्चा लगता है। किसके परे रहते होता है, किसी के भी परे रहते नहीं होता है। यहाँ बस ये सीधे क्या कह देता है कि समासांत निंग आदेश होता है। ठीक है, तो अब ये समासांत है। अब उसके बाद अब स्थिति लिखी, स्थिति समझो। कैसा है देखिए, युव जाया है ना, युवती जाया पुमत भाव करके युव जाया बन जाता है। यहाँ पर जाया यानी सूत्र लगता है, वो क्या करता है, समासांत निंग आदेश करता है। तो अंत्यल के स्थान पे होगा। अंत्यल क्या है, आ, अंत्यल क्या है, आ। तो आ के स्थान पे निंग आदेश हो गया, तो क्या बन गया, युव जाय आगे नी। अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं बताइए, या का लोप किसे करेंगे, लोपो व्योरवली, लोपो व्योरवली। वो क्या करता है, वल के परे रहते वकार यकार का लोप करता है। अब यहाँ पर यदि आपने परनिमित्तक नहीं ग्रहण किया, आपने सूत्र का अर्थ क्या किया, अजादेश पूर्व विधि करने के प्रति स्थानिवत होता, कोई भी आदेश होगा, है ना, कोई भी अजादेश हो सकता है। ये अजादेश है, पूर्व को विधि क्या है, मतलब या के स्थान पे नहीं आदेश किया, या आपने अजादेश हो गया, उससे पूर्व यकार का लोप करना है, तो ये स्थानिवत हो जावे। स्थानिवत हो जाएगा तो क्या दिखाई देगा आपको, आ, या का लोप ही नहीं होगा। जैसे जैसे लोपे वरोली लगने लगेगा बार बार वो हट जाएगा, वहाँ से दिखाई नहीं देगा, तो फिर दोष आएगा। अब सूत्र ने क्या कह दिया, परनिमित्तक अजादेश। ये जो निंग आदेश हुआ है ये किसी निमित्त पे नहीं हुआ है कि ये परे होना चाहिए या इसके परे रहते, ऐसा तो नहीं कहा ना। जैसे और आदेशों में होता है कि झल के परे रहते लोप होगा या अर्धातुक परे रहते लोप होगा, ऐसा तो नहीं कहा था कुछ भी। तो ये परनिमित्तक अजादेश नहीं है, इसलिए स्थानिवत होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। स्थानिवत नहीं होगा तो क्या दिखाई देगा, न वल परे मिलेगा, तो लोप यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से औरों में घटा लीजिए। तो जाया यानी न परनिमित्त कहते न यलोपे न स्थानिवत भवति, यलोप के प्रति स्थानिवत नहीं होता है। वैयाघ्र पद्य इति न परनिमित्त कह पादस्य अंतलोप पदभावम न प्रतिबध्नाति। वैयाघ्र पद्य कैसे बनाते हैं हम लोग, व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य, क्या सिद्धि करेंगे, व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य, ऐसा विग्रह करके पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्य से क्या कर लेते हैं हम लोग, पाद को पद आदेश कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है, व्याघ्रपाद, इतना बन गया।
फिर व्याघ्रपादः अपत्यम इति वैयाघ्रपद्यः। व्याघ्रपादः अपत्यम इति वैयाघ्रपद्यः। स्थिति देखिए, व्याघ्रपाद था, व्याघ्रस्यैव पादौ अस्य इति आपने समास किया, पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्य से समासांत आकार का लोप कर दिया। वहाँ पर कुछ भी परनिमित्तक नहीं चाहिए होता है, बस समासांत आकार का लोप हो जाता है। तो क्या बन गया था? व्याघ्रपाद। ठीक है। उसके बाद व्याघ्रपाद अपत्यम, ऐसा विग्रह करके आपने क्या किया? गर्गादिभ्यो यहीं से यह प्रत्यय किया। फिर आपने वृद्धि की, वृद्धि की प्राप्ति हुई, नैवाभ्याम से निषेध होकर के ऐच आगम हो गया। क्या बन गया? वैयाघ्रपाद य। ठीक है। अब हम यहाँ पर सूत्र लगाना है पाद पद। वो कहता है भसंजक पाद शब्द को पद आदेश होता है। य के पहले इसकी भसंज्ञा हुई है तो भसंजक पाद को क्या हो जाएगा? पद आदेश होगा। किंतु यदि वो जो आपने आकार लोप किया है वो अजादेश था, वो क्या हो जावे? पाद को आकार लोप किया था, उससे पूर्व पाद बचा, उस पाद को पद आदेश करने के प्रति स्थानीवत हो जावे। तब तो फिर क्या होगा? पाद, हलंत नहीं दिखेगा आपको, क्या मिलेगा? पाद। आदेश वहीं पर होता है जहाँ पर आकार का लोप होकर के पाद होता है, किंतु यदि वही आकार लोप स्थानीवत हो जावे तो फिर आपको पाद हलंत नहीं मिलेगा। पाद हलंत नहीं मिलेगा तो पद आदेश भी नहीं होगा। ठीक है। तो सूत्र ने क्या कहा कि हमने केवल इतना ही थोड़ा कहा कि अजादेश पूर्व विधि करने के प्रति स्थानीवत होता है। एक शर्त और है। क्या है वो शर्त? वो अजादेश परनिमित्तक होना चाहिए। तो ये जो आपने आकार का लोप किया था वो परनिमित्तक तो नहीं था? परनिमित्तक था नहीं। क्यों जी? जो समासांत कार्य हो रहे हैं पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः, उसमें कुछ परे रहते नहीं मांगता है। वो क्या कहता है कि बस बहुव्रीहि समास में पाद के आकार का लोप हो जाता है, तो इसलिए लोप हो जाता है। तो ये सब अपरनिमित्तक कार्य हैं। ये सब कैसे कार्य हैं? अपरनिमित्तक है, अनैमित्तिक है। ये सब कैसे कार्य हैं? अनैमित्तिक कार्य हैं। इसलिए इनमें फिर अजादेश स्थानीवत नहीं होगा। तो कौन कौन सा हो गया? पदभावम न प्रतिबध्नाति, तो युवजानि और वैयाघ्रपद्यः, और एक और क्या है? आदिध्य। आदिध्य में देखिए, आदिध्य कहाँ का रूप है? दीधिंग दीप्ति देवनयो हो, धातु से आंग उपसर्ग है और उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है। आ दीधि आगे इट। ठीक है। अब यहाँ पर जो ई है उसको आपने क्या किया है? ए आदेश किया टितातन पदानम टेरे से। क्या किया आपने? तो टितातन पदानम टेरे से जो ए आदेश होता है कुछ परे मांगता है क्या? नहीं। वो क्या कहता है? केवल आपने पद संबंधी टी भाग को एत्व हो जाता है, आपने ए कर दिया। ठीक है। कहते हैं टेह एत्वस्य अपर निमित्तकत्वात् यी वर्णयोर दीधि वेव्यो इति लोपो न भवति। अब यदि यहाँ पर ये जो आदेश हुआ है ए, यदि ये क्या हो जावे? स्थानीवत हो जावे तो उसको क्या दिखाई देगा? ई दिखाई देगा। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा यी वर्णयोर दीधि वेव्यो हो, है ना। यकारादि वर्णादि प्रत्यय के परे रहते दीधि वेवी का लोप होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने लग जाता? ये इवर्णादि प्रत्यय उसको परे मिलता और दीधि के ई का लोप पाता। किंतु सूत्र ने कहा कि नहीं, यहाँ अजादेश स्थानीवत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परनिमित्तक नहीं है। परनिमित्तक न होने से अजादेश स्थानीवत नहीं हुआ। तो क्या दिखाई दिया उसको? ए। ए रहा तो ई वर्णादि प्रत्यय नहीं मिला। ई वर्णादि न होने से ई का लोप भी नहीं होगा। उस वक्त फिर क्या हो जाता है? यहाँ पर यणादेश होता है एरने का जो संयोग पूर्वस्य से। तो आदिध्य बन गया। तो ये वर्णयोर दीधि वेव्यो इति लोपो न भवति, इससे लोप नहीं होता। कहते हैं ठीक है, आपने अचह का भी समाधान कर दिया कि हमने अचह ग्रहण क्यों किया। तो प्रश्न आक्राष्टाम आगत्य। आपने परस्मिन का भी समाधान कर दिया, भाई परनिमित्तक क्यों किया है। एक पद तो भी बच गया है ना। ये सपद कृत्य है। आप लोग तर्क संग्रह में याद करते हैं ना कि इति वारणाय इति पदम, इति वारणाय इति दलम, इति वारणाय इति पदम। तो उसी चीज़ को ही वो इस तरह से लिखते हैं। अब जैसे यदि हम इसको
को हम यदि उस भाषा में बनाएं तो प्रश्न आक्राष्टम आगत्य इत्यत्र दोषवारणाय अचः पदम। आ गया समझ में? तो इसको क्या बोला जाता है? पदकृत्य। ये जो प्रत्युदाहरण भी हैं और उसी प्रत्युदाहरण को आप क्या कह सकती हैं? पदकृत्य। पदकृत्य मतलब कि उस पद को करने का क्या प्रयोजन है। तो वही तर्क संग्रह इसी प्रकार से रहता है कि यहाँ दोष ना आ जाए इसलिए हमने ये ग्रहण किया, ये दोष ना हो जाए इसलिए हमने ये ग्रहण किया। वही चीज़ यहाँ पर इस प्रकार से है। आप इसको इस प्रकार से भी सीधे सीधे लिख सकती हैं, जो मतलब था कि प्रश्न है ना, प्रच्छ धातो हो नंगी प्रत्यय कृते है ना, छो शुनुनास के च इत्यनेन सूत्रेण है ना, क्या शा आदेशे कृते स्थानीवत कृते है ना, स्थानीवत कृते ह्रस्वस्य तुक आगमो है ना, तुक आगम वारणाय अच इति पदम। इस प्रकार से भी आप पद बना सकती हैं। अब आप देखना तर्क संग्रह का सपद कृत्य आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना, कि इस मतलब यहाँ दोष ना आ जाए इसलिए ऐसा लिखा। तो दो तो हो गए, अब एक बच गया है, क्या? पूर्व विधव। कितना अच्छा पूर्व विधव ग्रहण आपने क्यों किया? अचह का तो समझ में आ गया, परस्मिन का भी समझ में आ गया, पर अभी पूर्व विधव बचा है, उसका बताइए। कहते हैं सुनो, हे गौहु बाभ्रवीयाः नैधेयः, इन सब के लिए हमने पूर्व विधौ ग्रहण किया। सूत्र का अर्थ क्या है? परनिमित्तक अजादेश पूर्व को विधि करने के प्रति स्थानिवत होता है। हे गहु में क्या है? हे गौरिति वृद्धिरजादेशः संबुद्धि लोपे कर्तव्ये न स्थानिवत भवति। गौ यहाँ पर क्या करते हैं? गो आगे सु, ठीक है, उसके बाद फिर गोतो नित से उसको नित मानते हैं, नित मानने के बाद वृद्धि कर लेते हैं, ठीक है। अब वो जो वृद्धि हुई है वो परनिमित्तक है, अजादेश भी है। यदि आपने पूर्व विधौ ग्रहण नहीं किया तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? परनिमित्तक अजादेश कोई भी विधि करने के प्रति स्थानिवत हो जाएगा। यदि जो वृद्धि रूप आदेश हुआ है अजादेश, यदि वो स्थानिवत हो जाए तो आपको क्या दिखाई देगा? गो, गो आगे सु, एंग ह्रस्व संबुद्धे लगने लगेगा, है ना। एक से उत्तर मिलेगा, एक से उत्तर मिलेगा तो सु का लोप होने लगेगा। इसने क्या कह दिया? भाई सारी बातें सही हैं, पर पूर्व को यदि विधि प्राप्त होगी ना तभी अजादेश स्थानिवत होगा। तो ये पूर्व को तो विधि नहीं है, ये तो उत्तर को विधि है, स्थानिवत नहीं होगा, ठीक है। तो वृद्धि अजादेश संबुद्धि लोपे कर्तव्य न स्थानिवत भवति। बाभ्रवीया इति बाभ्रव्यस्य अमी छात्राः, पहले आपने बनाया कि बभ्रो गोत्रापत्यमिति बाभ्रव्यः, मधु बभ्रवोर ब्राह्मण कौशिकयो से आपने यह प्रत्यय कर लिया। अब बाभ्रव्यस्य अमी छात्राः इति वृद्धाच्छः इति छ, ठीक है, वृद्धाच्छः से आप छ करेंगे। क्या स्थिति रहेगी? स्थिति कापी में लिखते रहिए, कापी में नहीं लिखोगे तो पाठ विचारते समय आपके दिमाग से उतर जाएगा। बाभ्रव्य से आपने क्या प्रत्यय किया? छ, छ के स्थान पे क्या आदेश हो गया? ईय, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस आकार का क्या होता है? जैसे टीचर यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं, हलस् तद्धितस्य, हलः उत्तरस्य तद्धितस्य यकारस्य लोपो भवति। हल से उत्तर तद्धित यकार का लोप होता है, ठीक है। हल से उत्तर भ संज्ञक अंग के तद्धित यकार का लोप होता है। हल है व, इससे उत्तर यकार है ये तद्धित यकार है, क्योंकि बाभ्रव्य में आप मधु बभ्रवोर से यह प्रत्यय किया आपने, वो तद्धित है। ई क्या है? इसके कारण से यहाँ पर भ संज्ञा हुई है, इसलिए ये परनिमित्तक भी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपने इससे पहले क्या किया था? पहले बाभ्रव्य बनाते समय ये बाभ्रो आगे यह था, इस ओ के स्थान पे ये अवादेश हुआ था, ठीक है। ये क्या था? परनिमित्तक था। किस निमित्तक था? यकार निमित्तक। तो ये परनिमित्तक अजादेश, ठीक है। अब इसी यकार के लोप करने के प्रति यदि ये क्या हो जावे? स्थानिवत हो जावे, तो क्या होने लग जाएगा? बाभ्रो दिखेगा। बाभ्रो दिखाई देगा तो हल से उत्तर नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आया? सिद्धि कैसे हुई थी? बभ्रू से यह किया था, वृद्धि की, बाभ्रो य और गुणा से गुण कर लिया, बाभ्रो य।
फिर हम यहाँ पर वांतो ये प्रत्यय लगा करके हम यहाँ पर क्या करते थे, वांत आदेश करते हैं, तो बाभ्रव्य बनाते हैं। ठीक है ना। वांत आदेश जो हो रहा है वो ओ के स्थान पर हो रहा, तो ये अजादेश है। या के परे रहते हो रहा तो परनिमित्तक भी है। ठीक है। अब यहाँ पर हमको हल तद्धित से सूत्र लगाना है, हल से उत्तर तद्धित आकार का लोप करना है। किंतु ये जो अजादेश हुआ था वांत आदेश, वो क्या हो जावे, स्थानीवत हो जावे, तो हल से उत्तर नहीं मिलेगा। हल से उत्तर नहीं मिलेगा तो यकार का लोप भी नहीं होगा। तो अब सूत्र ने क्या कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं। पहला तो अजादेश होना चाहिए, किंतु वो अजादेश परनिमित्तक होना चाहिए, तो ये परनिमित्तक भी है। तीसरी शर्त भी हमने रखी है कि पूर्व को विधि करने के प्रति स्थानीवत करेंगे। यहाँ पर तो उससे उत्तर को विधि हो रही है। जब उत्तर को विधि हो रही है तो आप स्थानीवत कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर भी कोई दोष नहीं रहा। बाभ्रव्य समझ में आ गया, हे गहु, फिर बाभ्रव्य आगे ई, यकार का लोप होकर के बाभ्रव्या बन जाता है। याद रखना कहाँ कहाँ पर घट रहा है। अभी तो सुनने में मतलब तुरंत समझ में आ रहा है, बाद में दम दिमाग से उतर जाता है ये। इसलिए दम स्थिति लिख करके कहाँ पर घटना है, मतलब इसमें पंक्ति होते हुए भी ध्यान देना पड़ेगा। नई ध्येय, निधि शब्द की सिद्धि करिए। नि उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है, आतो लोपेट जैसे आपने आकार का लोप किया। ठीक है। आजादी किदगित प्रत्यय के परे रहते निधि बन गया। अब निधेह अपत्यम है ना, निधेह अपत्यम इति नैधेयः बनाना है। हमें सूत्र क्या लगाना है, इतश्चान्यः। वो क्या करता है, अनियंत इकारांत द्व्यच प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में ढक प्रत्यय होता है। ये अनियंत है, इकारांत है और द्व्यच है। अभी तो आपको द्व्यच दिख रहा है, किंतु जो आकार का लोप हुआ था निधाई, जो आकार का लोप हुआ था वो क्या हो जावे, स्थानीवत हो जावे। परनिमित्तक भी है, अजादेश भी है। यदि स्थानीवत हो जाएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, निधाई। क्या ये द्व्यच रह जाएगा, नहीं रहेगा। द्व्यच नहीं रहेगा तो ढय प्रत्यय नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो अब क्या होगा, इसने क्या कहा कि अजादेश तो है, परनिमित्तक भी है, किंतु पूर्व को विधि नहीं करनी है, इसलिए स्थानीवत आप कैसे कर सकते हैं। स्थानीवत तो पूर्व को विधि करने के प्रति होगी। यहाँ तो उत्तर में विधि हो रही है, उससे प्रत्यय की उत्पत्ति कर रहे हैं। अजादेश स्थानीवत नहीं। जब वो स्थानीवत नहीं होगा तो आपको क्या दिखाई देगा, निधि, द्व्यच दिखाई देगा। अनियंत इकारांत द्व्यच दिखाई दे रहा है। आप आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, है ना, ढक प्रत्यय कर सकते हैं और उससे क्या हो जाएगा, नई ध्येय, यह प्रयोग बना सकते हैं। तो नई ध्येय आतो लोप इति चैति आकार लोप इतश्चन्येति द्व्यज लक्षण प्रत्यय विधौ न स्थानीवत भवति। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका अचः का भी हो गया, परस्मिन का भी हो गया, पूर्व विधौ का भी हो गया, स्थानीवदादेश में वत ग्रहण का भी हो गया और अनल विधौ का भी हो गया और आदेश का भी हो गया। सारी चीज़ें हो गई थी। तो इस प्रकार से सभी पदों के प्रत्युदाहरण आपने पढ़े और सिद्धियां तो प्रथम रीति में थी ही। प्रथम रीति में आपने कितने दिन में पढ़ा था सूत्र, स्थानीय वेदादेश हो 2 दिन में, नहीं 3 दिन में, स्थानीय वेदादेश हो नल विधौ 3 दिन में, फिर अचः परस्मिन पूर्व विधौ 1 दिन, 4 दिन में पढ़ा था आपने। किंतु पहले आपने प्रथम रीति में सिद्धियां पढ़ ली, प्रक्रिया आपको पूरी दिमाग में सेट है, समझी हुई है। तो अब केवल आपको उसका प्रत्युदाहरण ही पढ़ना था, आज आपको सपद कृत्य ही पढ़ना था, तो वो आपको समझ में आ गया। पर याद रखिएगा, ठीक है ना, एकदम वत्करणम किमर्थम स्थानीय आदेश से संज्ञा मा विज्ञाये स्वाश्रयमपि यथा स्यात्। ऐसे अचैति किम प्रश्न आक्राष्टाम आगत्य परस्मृति किम युवजानी वधूटी जानी वैयाघ्र पद्य। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको 2 सूत्र पूर्ण हुए। तो आज का पाठ इतना ही रखेंगे, शेष कल करेंगे।